सुबह के 9 बजे एक स्कॉर्पियो कार रत्नागिरी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। कार से एक 6 फुट का आदमी निकलता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। यह आदमी और कोई नहीं, डीएसपी जेपी मौर्य था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, सभी लोग उसे सैल्यूट करने लगते हैं। इंस्पेक्टर डोगरा अब तक स्टेशन में नहीं था। कांस्टेबल, इधर आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हारे इंस्पेक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अब तक सो रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो कल रात हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए डोगरा साहब 4 बजे तक थाने में ही थे। इसीलिए आज थोड़ी देर हो गई, बस आते ही होंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट करता हूं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर डोगरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन के बाहर डीएसपी की कार देखकर वो समझ जाता है कि जेपी मौर्य वहां पहुंच चुका है। लेट होने के कारण इंस्पेक्टर थोड़ा घबरा जाता है, फिर एक लंबी सांस लेकर स्टेशन के अंदर जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद इंस्पेक्टर। आज लेट हो गए या रोज इसी टाइम आते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कल रात देर तक स्टेशन में रुकना पड़ा, इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। और एक अच्छी सी चाय मंगवा दो यार। यस सर। इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को इशारे में चाय लाने के लिए कहता है। बताओ इंस्पेक्टर, क्या हुआ है? इस केस ने पूरे डिपार्टमेंट की नींद क्यों उड़ा दी है? शुरुआत से बताओ, अब तक क्या क्या पता चला है? सर, ये 5 लड़के शाम को सनसेट के बाद रत्नागिरी आ रहे थे। पनवाल के आगे इनकी लाश मिली। पहले इन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर पता नहीं कैसे इनकी बॉडी का सारा खून निकाल लिया गया। डॉक्टर्स भी अभी तक समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो लोग रास्ते में क्यों रुके थे? कोई आई विटनेस मिला? हाँ सर, उस दिन 4 लोग रत्नागिरी से पनवाल घूमने गए थे। वो लोग शाम को वापस आ रहे थे, तब उन्होंने 5 लड़कों को देखा। ठीक है, तुमने अभी कहा ना उन्हें मारने से पहले पीटा गया था। उनकी बॉडी पर किसी का डीएनए मिला? हाँ सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसे मैच किससे करें। उनमें से एक यहाँ के विधायक का रिलेटिव है ना? क्या नाम है उसका? सुशांत सिंह। प्रशांत सिंह सर, प्रशांत सिंह राजपूत। कहीं उसी ने किसी फैमिली इशू के कारण उसे नहीं मरवा दिया? वैसे भी मैंने सुना है वो 1 नंबर का क्रिमिनल है। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। मैं कई बार उनसे पूछताछ करने जा चुका हूँ। वो तो जल्द से जल्द अपने भतीजे के मर्डरर को ढूंढना चाहते हैं। इस केस में उनका पूरा सपोर्ट है। आज लंच के बाद मैं उन 5 की डेड बॉडीज देखने जाऊंगा। मुझे एक कांस्टेबल अपने साथ चाहिए होगा। ठीक है सर। पैलेस में देव, अंजलि, शुभम, अक्षय और शिल्पा हॉल में बैठे बात कर रहे थे और साइड में टीवी चल रहा था। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। रत्नागिरी में तेजी से बढ़ रहे हैं क्राइम्स। पिछले 1 हफ्ते में 8 से ज्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। विधायक प्रशांत सिंह राजपूत के भतीजे की भी हुई मौत। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट हुए नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी जयप्रकाश मौर्य। मर्डर का तरीका इतना खतरनाक, उन लोगों का सारा खून निकाल ले रहा है मर्डरर। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे किसी साइकोपाथ सीरियल किलर का हाथ है। अब तक मर्डरर का कुछ पता नहीं चला है। अगर आप भी रत्नागिरी या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो सावधान रहे, सतर्क रहे। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद ऐसी ही ताजा खबर के साथ। यार, ये सब क्या हो रहा है? अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सिचुएशन अब पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। गुरुजी ने कहा था कि ये साया, ये जो भी है, मंदाकिनी को मुक्ति मिलने के बाद आया है। मतलब 7 दिनों में ये 8 लोगों की जान ले चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कई लोगों की जान जाएगी।
हमें जल्दी कुछ करना होगा। अभी गुरुजी ने हमें बचकर रहने के लिए कहा है। किसी और से पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। सब लोग एक बात ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है जिसके कारण हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। गुरुजी ने कहा है जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। ठीक है देव, हम समझ गए। हम में से कोई भी अब बिना बताए कुछ नहीं करेगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे फ्रेशन अप होना है। मैं भी आती हूँ, मुझे भी मॉम से बात करनी है। शुभम और शिल्पा दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाने से पहले शुभम बरामदे में रुक जाता है। शिल्पा, हाँ शुभम, बताओ। क्या तुम्हें देव और अक्षय की बात सही लगी? कौन सी बात शुभम? वही कि दूसरों की जान बचाने से पहले अपने बारे में सोचो। सच बताऊं तो मुझे तो उनकी बात सही नहीं लगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर सब ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे भी उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही छुप के बैठे रहेंगे तो न जाने और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पता नहीं उस साधु को कोई रास्ता ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। तब तक हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे न्यूज़ देखते तो नहीं बैठ सकते। हाँ शुभम, तुम्हारी बात तो सही है, सबकी जान प्रीशियस होती है। मैंने एक और बात नोटिस की है शिल्पा, जिनकी भी मौत हो रही है वो किसी ना किसी तरह हमसे जुड़े हुए हैं। पहले हमसे मिलने के बाद उन 5 लड़कों की मौत, फिर पैलेस के पास वाले जंगल में उन दोनों भाइयों की मौत, और अब उस बाबा की मौत। हम कोई स्टेप लेने के लिए किसी अपने के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर हम उस साधु की एडवाइस के लिए रुके रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन शुभम, हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? जंगल की उस गुफा में जो अघोरी रहता है वो जरूर हमारी मदद कर सकता है। वो पहले भी वृंदा और मंदाकिनी से बचने में हमारी मदद कर रहा था। उस औरत को भी उसी ने भेजा था। क्या तुम्हें लगता है इस साय को खत्म करने में भी वो हमारी मदद कर पाएगा? जरूर कर पाएगा। मैं उसकी ताकत महसूस कर चुका हूँ। उसने इस साये के आने से पहले ही बता दिया था कि हम पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन उसने तो तुम्हें धमकी भी दी थी, अगर तुम दोबारा वहां गए तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वो मैं संभाल लूंगा। लेकिन शुभम, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कर सकती हो। जब मैं उस अघोरी से मिलने जाऊंगा तब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किसी को भी पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूं तो तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है शुभम, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे पता है शिल्पा, इसमें रिस्क है, लेकिन खतरे के डर से मैं उस साये को और लोगों की जान लेने नहीं दे सकता। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम को कॉल करना है। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। शुभम शिल्पा को जाते हुए देखता है और फिर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। वहां जंगल के बीच उस तहखाने में वो साया और तंत्रा थे। वहां बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक कोने से उस साये की आवाज आती है। तंत्रा, उस साधु ने इन लोगों को बचकर रहने के लिए कहा है। तुम्हें किसी भी तरह उन लोगों को अलग करना होगा। अगर वो एक साथ नहीं होते तो कभी मंदाकिनी को नहीं मार पाते। हमें उन्हें बारी बारी खत्म करना होगा। और अंजलि, उसका क्या? वो तो गीतांजलि दीदी का ही पुनर्जन्म है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जब मैं जिंदा थी उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना था। उसकी चिंता तू मत कर। अंजलि के लिए मैंने पहले से कुछ सोच रखा है। आखिर मैं 100 साल की कैद से उसी के लिए तो वापस आया हूँ।
डीएसपी मौर्य और एक न्यू कांस्टेबल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। सर पहले कहाँ जाना है? पहले मुर्दा घर चलते हैं, डेड बॉडीज को देख लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से बात करेंगे। यस सर। डीएसपी मौर्य कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पे लगे नेम प्लेट को देखता है। क्यों भाई अंकल, तुम तो बहुत यंग लगते हो। पुलिस कब ज्वाइन की? सर अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। वेरी गुड, अभी काफी यंग हो और पढ़ाई कर सकते हो। यस सर, अभी पीएससी की प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, 2 महीने में मेंस है। वेरी गुड। कहाँ से हो तुम? सर मैं यहीं का हूँ, रत्नागिरी का। एक्सीलेंट। इसका मतलब तुम्हें इस जगह के बारे में अच्छी तरह पता होगा और लोगों के बारे में भी। यस सर। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल बात कर ही रहे थे कि उनकी कार मुर्दा घर के पास पहुंच गई। सर हम मुर्दा घर पहुंचने वाले हैं। गाड़ी यहीं रोक दो। कांस्टेबल पुलिस यूनिफॉर्म में था और डीएसपी मौर्य सिविल ड्रेस में। मैं जा रहा हूं, तुम थोड़ी देर यहीं इंतजार करो, 5 मिनट बाद आना। डीएसपी मौर्य ने कांस्टेबल को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद पैदल मुर्दा घर चले गए। उन्होंने देखा कि 2 लोग गार्ड के साथ मुर्दा घर से बाहर आ रहे हैं। सर नमस्ते। हाँ बताओ, क्या काम है? सर अभी जो लोग आपके साथ अंदर थे उनके पास मजिस्ट्रेट की परमिशन थी क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम बताओ। सर मुझे भी अंदर जाना है लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं है, अगर आप कुछ हेल्प कर दे तो। इसे क्या तुमने कोई गार्डन समझ रखा है? बिना परमिशन के यहाँ कोई नहीं जा सकता। जाओ और परमिशन लेकर आना। सर अभी जो अंदर गए थे उनके पास भी तो परमिशन नहीं थी। प्लीज सर, कोई तरीका हो तो। ठीक है, 5,000 रुपए लगेंगे। डीएसपी मौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अब 5,000 रुपए सीधे तुम्हारे घर जाएंगे, वो भी तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो? आई एम जेपी मौर्य, न्यू डीएसपी ऑफ रत्नागिरी। डीएसपी की बात सुनकर गार्ड बुरी तरह घबरा जाता है। इतनी देर में कांस्टेबल अंकुल भी कार लेकर मुर्दा घर के मेन गेट से अंदर आता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले जिस काम से आया हूं वो निपटा लेता हूं। चलो हमें वो सारी डेड बॉडीज दिखाओ जिनका इस हफ्ते मर्डर हुआ है। जी सर, अंदर आइए। गार्ड अंदर जाता है और उन सारी डेड बॉडीज के कवर उठा के डीएसपी मौर्य को दिखाने लगता है। सर ये 5 डेड बॉडीज हाईवे पर मिली थी और ये 3 जंगल में। डीएसपी मौर्य सारी डेड बॉडीज को बड़े ध्यान से देखता है और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर उनकी तस्वीर ले लेता है। अंकल, तुम तो यहीं के लोकल हो, बताओ यहाँ के लोग इन मर्डर्स के बारे में क्या बातें करते हैं? सर हाईवे पे मिली लाशों के बाद तो न्यूज़ देखकर सभी को यही लग रहा है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन जंगल में। आगे बताओ, तुम रुक क्यों गए? सर जब सबसे पहले जंगल में 2 लोगों की लाश मिली थी तब सबका ऐसा मानना था कि ये काम किसी आत्मा का है। What? इतने एजुकेटेड होने के बाद भी तुम ऐसी बातों पर बिलीव करते हो? सर मेरे बिलीव करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो रत्नागिरी के लोग मानते हैं। आज भी शाम होने के बाद लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। वो तो इस बार एक साथ कई लोगों की जान गई, इसीलिए केस हाईलाइट हो गया, वरना आज तक ना जाने उस जंगल में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। हर बार एनिमल अटैक का केस बनाकर फाइल क्लोज हो जाती है सर। और तुम्हें क्या लगता है अंकुल, सच में उस जंगल में आत्माएं रहती हैं? पता नहीं सर,
आज तक कभी घर वालों ने उधर जंगल की तरफ जाने ही नहीं दिया। आई कांट बिलीव आज के समय भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। लगता है उस जंगल में जाकर देखना ही पड़ेगा। वहां ऐसा क्या है कि पूरा शहर वहां जाने से डरता है। सर, आप उस जंगल में जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नहीं सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। चलो अभी यहां से चलते हैं। डीएसपी और कांस्टेबल मुर्दा घर के उस कमरे से बाहर निकलते हैं। गार्ड भी उनके पीछे पीछे आता है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वादा करते हो? ठीक है, तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन याद रखना मैं चेक करने के लिए अपने लोगों को भेजता रहूंगा। अगर दोबारा तुमने कभी बेईमानी की तो सस्पेंड नहीं, सीधा टर्मिनेट। थैंक यू सर। डीएसपी और कांस्टेबल जाकर कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सर अब हॉस्पिटल चलना है ना? प्लान तो यही था अंकुल, लेकिन जब से मैं यहां आया हूं बिल्कुल भी आराम नहीं किया। मुझे अपना क्वार्टर भी सेट करना है। हॉस्पिटल हम कल चलेंगे। अभी मुझे मेरे क्वार्टर छोड़ दो। यस सर। पैलेस में देव, अंजलि और शिल्पा अंजलि के रूम में बैठे बात कर रहे थे। बताओ अंजलि, हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ अंजलि, तुम्हें किस चीज की इतनी जल्दी थी जो मुझे खींचकर यहाँ ले आई? तुम लोगों को याद है कल क्या है? कल तो सैटरडे है। मुझे लगा ही था। तुम लोग कैसे भूल गए? कल अक्षय का बर्थडे है। हाँ यार, हम तो सच में भूल ही गए थे। यहाँ इतनी सारी चीजों में दिमाग उलझा हुआ था कि याद ही नहीं रहा। तो फिर बताओ क्या करना है कल? अक्षय के लिए कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। जो भी हो, लेकिन दिन में प्लान करना होगा। ऐसी सिचुएशन में शाम को बाहर नहीं जा सकते। देव, दिन में कौन पार्टी करता है यार? तुमने ठीक कहा शिल्पा। नहीं, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, हम शाम में पैलेस से बाहर नहीं जा सकते। देव, मेरी पूरी बात तो सुनो। हम लोग कल शाम पैलेस में ही पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे भी हम सब दोस्त तो यही हैं। कल सुबह मार्केट जाकर सारी शॉपिंग कर लेंगे और शाम तक सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। अच्छा प्लान है। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि मुझे कल कौन सी ड्रेस पहननी है। देख लेना। पहले कल की प्लानिंग तो कर ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अक्षय को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ प्लान कर रही हैं। उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे हमें कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अक्षय है कहाँ? अक्षय और शुभम PS5 पर गेम खेल रहे हैं। अच्छा है, कल जब हम सारी अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे तब भी अक्षय को ऐसे ही कहीं बिजी रखना होगा। शाम के वक्त विधायक आवास में प्रशांत सिंह कुर्सी पर बैठा विस्की पी रहा था। तभी एक सर्वेंट वहां आता है। सर, धनंजय भैया आपसे मिलने आए हैं। अंदर भेजो उसे। भैया प्रणाम, आपने याद किया? यार धनंजय, जब से मेरे भतीजे का मर्डर हुआ है साला रातों की नींद चली गई है। एक तरफ भैया बार बार ताना मारते रहते हैं कि मैं विधायक होकर अपने ही भतीजे के कातिल का पता नहीं लगा पा रहा हूं, और दूसरी तरफ मीडिया में अलग बेइज्जती हो रही है। समझ गया भैया, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही छोटू के कातिल का पता लगा लूंगा। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। उस डोगरा को तो मैं बिना मतलब के कब से बिस्कुट खिला रहा था। 5 लोगों का मर्डर हो गया और वो मर्डरर को पकड़ना तो दूर, मुझे उसका नाम भी नहीं दे पाया। भैया, आप उस डोगरा से कह देना कि इस केस की जितनी भी डिटेल्स है मुझे बता दे। ठीक है, कल थाने जाऊंगा तो कह दूंगा। आप थाने? ऐसा क्या काम पड़ गया भैया जो आपको थाने जाना पड़ रहा है?
रत्नागिरी में एक नया डीएसपी आया है धनंजय, उसी से मिलने जाना है। तो उसे यहाँ बुला लीजिए भैया, आपको जाने की क्या जरूरत है। बोल तो तू ठीक रहा है, लेकिन अभी बात पोजीशन की नहीं, सिचुएशन की है। वैसे भी मुझे उस डीएसपी से एक और काम है। रात हो चुकी थी। सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे। शुभम अपने कमरे से निकलता है और दबे पांव शिल्पा के कमरे की तरफ जाता है। शिल्पा, बाहर आओ। हाँ, आ रही हूं। शुभम वहीं खड़ा आसपास देखने लगता है कि कोई आ तो नहीं रहा। सॉरी शुभम, मेरी आंख लग गई थी। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। बताओ मुझे क्या करना है। शिल्पा, मैं जंगल में उस गुफा की तरफ जा रहा हूँ। मैं अपना रूम लॉक करके जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मुझे हेडेक हो रहा है, इसीलिए मुझे आराम करने दे। और अगर किसी को भी शक हो तो फौरन मुझे कॉल करना, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है शुभम, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। मुझे तो सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। सब कुछ जानते हुए भी इतनी रात उस जंगल में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम मेरी चिंता मत करो शिल्पा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और अगर इन सब के बाद भी इन्हें पता चल गया कि तुम पैलेस से बाहर गए हो तो मैं वापस आकर कह दूंगा मैं अक्षय के बर्थडे के लिए सामान लेने सिटी गया था। तुम्हें अक्षय का बर्थडे याद है? शिल्पा, अक्षय मेरा बचपन का दोस्त है। तुम लोग तो उससे कॉलेज में मिले, मैं और अक्षय स्कूल से एक साथ है। अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन कोशिश करना इसकी नौबत ना आए। ठीक है शुभम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अपना ख्याल रखना। ओके। शुभम वहां से सीढ़ी की तरफ जाता है और नीचे उतरने लगता है। शिल्पा अपने रूम के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। अचानक शिल्पा की नजर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शिट 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 शिट, देव अभी नीचे क्या कर रहा है? अगर मैं शुभम को आवाज दूंगी तो देव भी सुन लेगा। मुझे वापस अपने रूम में जाना चाहिए। अगर देव ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझ पर भी शक करेगा। शिल्पा फौरन अपने कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा धीरे से बंद कर देती है। शुभम सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि उसकी नजर देव पर पड़ जाती है और देव भी शुभम को उतरते देख लेता है। अरे शुभम, तू अब तक सोया नहीं? तू इस वक्त अकेले कहाँ जा रहा है? हाँ, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बोतल का पानी खत्म हो गया था, इसीलिए पानी पीने किचन ही आ रहा था। व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज मैं भी डिनर के बाद पानी ले जाना भूल गया था। देव अपने हाथ में रखी पानी की बोतल शुभम की तरफ बढ़ा देता है। शुभम बोतल लेता है, थोड़ा सा पानी पी लेता है। चल यार, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अभी तो तूने कहा तुझे नींद नहीं आ रही है। तू चाहे तो हम थोड़ी देर गार्डन में टहल सकते हैं। वैसे भी आजकल तुझसे बात कम होती है। नो प्रॉब्लम, चल। देव और शुभम पैलेस से बाहर निकलकर गार्डन में आ जाते हैं। यार, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदाकिनी के बाद मैंने सोचा था जल्दी यहां से निकलकर वापस चले जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। हम अभी हिम्मत नहीं हार सकते देव। हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तू वो सब छोड़, ये बता अंजलि के साथ बात कहां तक पहुंची? ये तू कैसी बात कर रहा है? अब बस भी कर देव।
हम सबको पता है तू अभी भी अंजलि से उतना ही प्यार करता है जितना कॉलेज के दिनों में किया करता था, और अंजलि भी। तू रुक क्यों गया? क्या अंजलि ने तुझसे कुछ कहा? बता ना। क्यों, तुझे तो अब कोई फीलिंग्स नहीं है ना? फिर इतना उतावला क्यों हो रहा है? ठीक है, मत बता, मैं जा रहा हूं सोने। अरे भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। अंजलि ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सबको पता है, उसे देखकर ही समझ आता है कि वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। हम सबको दिखता है, बस तुझे ही समझ नहीं आता। देव कुछ नहीं कहता, बस शुभम की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। अब किस ख्याल में खो गए देव बाबू? अब चले या रात भर यहीं रुकने का मन है? हाँ, चलते हैं, काफी देर हो चुकी है, कल मार्केट भी जाना है। अक्षय की पार्टी के लिए? तुझे? हाँ भाई, मुझे याद है। अब चल, कल बात करेंगे, अब तो मुझे भी नींद आने लगी। देव और शुभम अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शिट यार, देव भी सही टाइम पे पानी भरने चला गया। अगर देव नहीं टकराता तो मैं आज ही उस अघोरी से मिलकर आ जाता। अगली सुबह डीएसपी मौर्य की कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकती है। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर डोगरा और कुछ स्टाफ बैठे बात कर रहे थे। तुम लोग चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो, इस बार आईपीएल लखनऊ ही जीतेगी। नहीं सर, माना एक बार गलती से जीत गई, लेकिन सुबह सुबह आईपीएल पर चर्चा चल रही है। क्रिकेट इज अ ग्रेट थिंग, लेकिन अभी क्राइम्स पर चर्चा करने का टाइम है, क्रिकेट पर नहीं। सॉरी सर, वो हम लोग काम के बारे में ही बात कर रहे थे। ये शर्मा जी ने क्रिकेट की बात शुरू कर दी। लेकिन सर, क्रिकेट की बात तो आपने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पूरे स्टाफ को स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे को मैच रखते हैं। यस सर, मैं आपकी। अचानक विधायक प्रशांत सिंह की कार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने आकर रुकती है। प्रशांत सिंह कार से उतरता है और अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेशन के अंदर आता है। पुलिस स्टेशन में सभी उसे आते हुए देख रहे थे। जय हिंद सर, आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही हमें पता चला कि रत्नागिरी में नए डीएसपी आए हैं, वो भी हमारे भतीजे के मर्डर केस की तहकीकात करने, तो हम खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। मौर्य जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए, बैठिए। डीएसपी मौर्य और प्रशांत सिंह डीएसपी की टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। बताइए, क्या बात करनी है आपको? देखिए मौर्य जी, मैं रत्नागिरी का जनप्रतिनिधि हूँ। रत्नागिरी में आने वाला हर आदमी हमारा मेहमान है। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो सीधा हमें बताइएगा, संकोच मत कीजिएगा। विधायक जी, लगता है आपने मेरे बारे में सुना नहीं है। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं वहां क्रिमिनल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। डीएसपी मौर्य एक अजीब सी मुस्कान के साथ प्रशांत सिंह की तरफ देखता है। हम तो चाहते ही है रत्नागिरी में किसी तरह का क्राइम ना हो। आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो बस एक बार कह देना, प्रशांत सिंह राजपूत हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल, अभी तो मैंने बस यहाँ के इल्लीगल कामों और स्मगलिंग के बारे में बस सुना ही है। पहले ये मर्डर केस सॉल्व हो जाए, उसके बाद आराम से इन पर फोकस करूंगा। डीएसपी की बात सुनते ही प्रशांत सिंह का चेहरा सीरियस हो जाता है। 2 सेकंड डीएसपी को घूरने के बाद वो फिर से चेहरे पर फेक स्माइल के साथ रहता है। मौर्य जी, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उस खूनी को ढूंढ लें। जब से मेरे भतीजे की मौत हुई है, तब से जैसे हम सबकी नींद ही उड़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है
आप जैसा ऑफिसर ही उसे इंसाफ दिलवा सकता है। आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा काम है, मैं इसीलिए यहां आया हूं। हमारे यहाँ जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं मिलते, इसीलिए आपके लिए मिठाई लाया हूं। प्रशांत सिंह के कहते ही उसका एक बॉडीगार्ड मिठाई का एक डिब्बा डीएसपी मौर्य की टेबल पर रख देता है। लो मौर्य जी, इसे घर जाकर खाना। डीएसपी मौर्य उस डिब्बे को थोड़ा सा खोलकर देखता है। उसके अंदर 500 के नोट के बंडल रखे हुए थे। माफ करना विधायक जी, मुझे डायबिटीज है। अगर ज्यादा मीठा खाऊंगा तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे आप वापस ले जाएं। वैसे भी मुझे लगता है अब हमारा मिलना होता रहेगा। डीएसपी मौर्य उस बॉक्स को बंद करता है और वापस प्रशांत सिंह की तरफ खिसका देता है। Eight. पैलेस के हॉल में देव, अंजलि, शिल्पा आपस में बात कर रहे थे। तुम लोग ध्यान रखना, अक्षय को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम सब उसका बर्थडे भूल चुके हैं, तभी सरप्राइज देने का असली मजा आएगा। लेकिन बर्थडे बॉय है कहाँ? मैंने तो आज उसे देखा ही नहीं। बर्थडे बॉय अभी अपने रूम में आराम से सो रहा है। उसे तो खुद भी याद नहीं कि आज उसका बर्थडे है। अरे शुभम, तुम यहाँ कब आए? तभी जब तुम अक्षय को सरप्राइज करने का प्लान बना रहे थे। अच्छा ही है, अक्षय को याद नहीं है। अब उससे पार्टी के बारे में छुपाना हमारे लिए और आसान होगा। तो क्या क्या प्रिपरेशन हो गई अक्षय की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए? अब तक तो कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। हमें जल्दी सब कुछ करना होगा। सबसे पहले तो सिटी जाकर मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करनी होगी। ठीक है, चलो पहले शॉपिंग की लिस्ट बना लेते हैं। वो मैं और अंजलि कल रात ही बना चुके हैं। ओके देन, बताओ फिर कौन मार्केट जाकर सामान लाएगा? अगर हम सब चले गए तो अक्षय को पता चल जाएगा कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। क्यों ना तू और अंजलि ही सिटी से सामान ले आओ, मैं और शिल्पा यही पैलेस में रुकते हैं। और हाँ, कल रात मैंने तुझे वो बात बताई थी, वो याद रखना। शुभम की बात सुनते ही देव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। शुभम जानबूझकर दोनों को साथ भेजना चाहता है। और ऐसा क्या बताया था तुमने देव को कल रात, जो देव सडनली इतना ब्लश कर रहा है? वो कुछ नहीं, बस वो शुभम कल मुझे बता रहा था कि अक्षय को चॉकलेट फ्लेवर का केक पसंद है, इसीलिए अभी हम मार्केट से वही लाएंगे। क्यों शुभम? हाँ भाई, यही तो मैं कल तुझे बता रहा था। चलो, अब तुम लोगों को निकलना चाहिए। लेकिन अगर अक्षय तुम लोगों के बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? उसे कह देना कि अंजलि की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए हम हॉस्पिटल गए हैं। अब और टाइम वेस्ट मत करो, अक्षय उठने ही वाला होगा। देव रूम से कार की कीज लाता है और फिर अंजलि के साथ मार्केट के लिए निकल जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में डीएसपी मौर्य के बिहेवियर से प्रशांत सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है मौर्य जी, मैं चलता हूं। जी। विधायक प्रशांत सिंह अपने गार्ड्स के साथ स्टेशन से बाहर निकलता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। सर, आपको इस डीएसपी से मिलने आने की क्या जरूरत थी? वो आपसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मैंने सोचा था प्यार से मामला संभाल लूंगा, लेकिन ये मेरी बात नहीं समझ पाया। बहुत जल्दी ही इस डीएसपी को इसकी औकात दिखाऊंगा। मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा था।
चलो गाड़ी निकालो। इंस्पेक्टर, आपने बताया था उन पांचों के मर्डर से पहले किसी ने उन्हें हाईवे पर रोका था। उसका एड्रेस मुझे दीजिए। सर, अंकुल को उनका एड्रेस पता है, वो आपको ले जाएगा। चलो अंकुल, चलते हैं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल डीएसपी की कार में बैठकर स्टेशन से निकल जाते हैं। सर, सीधे हवेली ही चलना है ना? हवेली? तुम किस हवेली की बात कर रहे हो? सर, जंगल के पास एक बहुत पुरानी हवेली है। जिन लोगों ने उन पांचों को देखा था वो उसी हवेली में रहते हैं। इंटरेस्टिंग। एक काम करो, पहले हॉस्पिटल चलो। जिस डॉक्टर ने उन बॉडीज की ऑटोप्सी की थी, पहले उससे बात कर लेते हैं। यस सर। थोड़ी देर में डीएसपी और कांस्टेबल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उस डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं जिसने उन पांचों डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की थी। डॉक्टर, क्या आप उन डेड बॉडीज के बारे में कुछ बता सकते हैं जो पनवाल हाईवे पर मिली थी? हाँ, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वैसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही मुझे लगता है दोबारा कभी देखूंगा। बताइए डॉक्टर, उन्हें कैसे मारा गया था? मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मर्डरर ने उन पांचों की बॉडी से सारा खून निकाल लिया, लेकिन वो भी उन्हें मारने से पहले। एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण ही उनकी डेथ हुई। डॉक्टर, क्या आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं? जब किसी पेशेंट के ब्लड का डायलिसिस किया जाता है, जैसे उसकी बॉडी से सारा खराब खून बाहर निकालकर क्लीन ब्लड डालते हैं, ठीक वैसे ही उन पांचों की बॉडी से सारा ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया था जब वो जिंदा थे। लेकिन डॉक्टर, कोई हाईवे पर ऐसा कैसे कर सकता है? That's the most surprising thing. ऊपर से उनमें से किसी की भी बॉडी पर किसी इंजेक्शन का कोई निशान नहीं था, जैसे बिना बॉडी को टच किए ही सारा ब्लड निकाला हो। और हाँ, एक और बात है जिससे मुझे बहुत हैरानी हुई। उन पांचों को एक साथ मारा गया था। ये केस बहुत बड़ी मिस्ट्री है। डॉक्टर, आपके ख्याल से ये काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? I can't believe मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे लगता है जैसे कि ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। डॉक्टर, क्या कुछ और है जो आप बता सकते हैं? हाँ, उन बॉडीज पर हल्की चोटों के कई निशान थे, जैसे मारने से पहले उन्हें पीटा गया हो या उनकी किसी से हाथापाई हुई हो। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने इन्हें पीटा है उन्होंने इनकी जान नहीं ली। आप ये कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? पता नहीं, बस मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अगर कोई इतने क्लूलेस तरीके से मर्डर करता है तो वो ऐसे अपने ट्रेस छोड़ने की गलती कभी नहीं करेगा। मर्डर से पहले जरूर इनकी किसी से फाइट हुई होगी और किसी ने उसका फायदा उठा लिया, जिससे सारा शक उन्हीं पर जाए। इनकी ऑटोप्सी से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डीएसपी डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। सर, अब कहाँ चलना है? चलो उन लोगों से भी मिलकर आ जाते हैं जिन्होंने इन्हें मर्डर से पहले देखा था। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल कार में बैठते हैं और पैलेस के लिए निकल जाते हैं। शुभम, ये देव और अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दोनों कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो अंजलि की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए देव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। क्या हुआ अंजलि को? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा फीवर है। तू इतना पैनिक मत हो, वरना तुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग अक्षय, आज उठने में काफी लेट कर दिया। हाँ, वो कल रात देर तक कुछ काम कर रहा था। चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। मैंने और शुभम ने तो कर लिया। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, पहले फ्रेशन अप। ये क्या,
ये तो पुलिस व्हीकल की आवाज है। पुलिस यहाँ पैलेस में क्या कर रही है? कहीं उन्हें हम पर? पुलिस कार पैलेस के मेन गेट से अंदर आकर रुकती है। उससे डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल बाहर निकलते हैं और पैलेस के अंदर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस पनवाल हाईवे मर्डर केस के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने सोचा क्यों आपको स्टेशन बुलाकर परेशान करूं, इसीलिए खुद ही आप लोगों के पास चला आया। बताइए इंस्पेक्टर, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम जेपी मौर्य, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सॉरी सर। तो जिस शाम पनवाल हाईवे पर मर्डर हुआ, आप लोग उसी शाम रत्नागिरी आ रहे थे, आई एम राइट? यस सर। बताएं, आप लोगों ने उस दिन क्या देखा? सर, उस दिन हम घूमने पनवाल वाटरफॉल गए थे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि 4-5 लड़के कार रोककर रोड पर खड़े हैं। वो लोग आने जाने वाली गाड़ियों को देखकर चिल्ला रहे थे और सबको परेशान कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शराब पी रखी है, इसीलिए हम बिना रुके वहां से निकल गए। क्या उस शाम आप तीनों के साथ कोई और भी था? हाँ सर, हम 6 लोग थे। हम तीनों और देव, निखिल और अंजलि। बाकी 3 लोग कहाँ हैं? सर, एक तो यही है और 2 लोग बाहर गए हैं। उसे बुलाकर लाओ। जी सर। शिल्पा निखिल को बुलाने उसके रूम की तरफ जाती है। वो दोनों बाहर क्या करने गए हैं? सर, वो लोग कुछ शॉपिंग करने मार्केट गए हैं। लेकिन शुभम, तूने तो कहा था वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। तुम लोगों ने क्या इसे कोई मजाक समझ रखा है? सच सच बताओ, वो दोनों कहाँ गए हैं? सर, मैं सच कह रहा हूं, वो दोनों मार्केट ही गए हैं। अभी इसने कहा कि वो हॉस्पिटल गए हैं। आखिर बात क्या है? सर, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हमने ही इससे झूठ बोला है। आज इसका बर्थडे है और वो लोग इसे सरप्राइज देने के लिए ही मार्केट गए हैं, इसीलिए हमें इससे झूठ बोलना पड़ा। इतने में निखिल और शिल्पा वापस आते हैं। क्यों, तुम भी उस शाम इनके साथ थे जिस शाम हाईवे पर मर्डर हुआ था? यस सर। अंकुल, उनमें से एक की बॉडी पर किसी का बाल मिला था ना? यस सर। इन सब के हेयर सैंपल ले लो। डीएसपी मौर्य की बात सुनकर उन सब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सर, लेकिन हमारे हेयर सैंपल क्यों? क्या आपको हम पर शक है? हम खुद पुलिस स्टेशन आए थे इंस्पेक्टर को सारी बात बताने। अगर हम इन सब में इन्वॉल्व होते तो हम भला क्यों पुलिस को इन्फॉर्म करते? मैंने कब कहा मुझे तुम पर शक है? इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कांस्टेबल उन सब के हेयर सैंपल्स लेता है और अलग अलग पैकेट्स में डालकर मार्क कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, लेकिन तुम लोग याद रखना, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग रत्नागिरी नहीं छोड़ सकते और बाकी 2 लोगों से मिलने हम फिर आएंगे। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे यंग मैन। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल पैलेस से बाहर निकल जाते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या ये लोग ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी बुरी तरह मारकर किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन ये लोग हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं।
जब मैंने हेयर सैंपल की बात की, मैंने सबके चेहरे पर डर देखा। हाँ सर, मैंने भी नोटिस किया। आपकी बात सुनकर उन सबका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उन्हें कोई शॉक लग गया हो। चलो अब स्टेशन चलते हैं। अरे यार, अब हम क्या करेंगे? कहीं वो बाल सच में मेरा हुआ तो? अक्षय, तू स्ट्रेस मत ले, आज तेरा बर्थडे है, एंजॉय कर। शुभम, तू पागल हो गया क्या? अभी अभी वो डीएसपी हमारे हेयर सैंपल लेकर गया है। अगर उन लड़कों की बॉडी पर मिला बाल हम में से किसी एक का हुआ तो हम पर सीधे मर्डर का चार्ज लगेगा। शाम हो चुकी थी। अंजलि और देव मार्केट से शॉपिंग कर वापस जा रहे थे। बेचारा अक्षय आज अपना बर्थडे मुंबई में किसी क्लब में सेलिब्रेट कर रहा होता, कहाँ हमारे साथ फंस गया। अपने बर्थडे के दिन भी कहीं बाहर नहीं जा सकता। हाँ अंजलि, सच में हमारे दोस्तों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हम बहुत लकी है जो हमें लाइफ में ऐसे दोस्त मिले हैं। ठीक है, अब इमोशनल डायलॉग्स मारना बंद करो और कार जल्दी चलाओ। पैलेस में शुभम और शिल्पा हमारा वेट कर रही होंगी। हमें जाकर अक्षय के बर्थडे के लिए डेकोरेशन भी करनी है। थोड़ी देर बाद देव और अंजलि पैलेस पहुंच जाते हैं। दोनों कार से नीचे उतरते हैं और पैलेस के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, अक्षय ठीक उनके सामने खड़ा होता है। अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेले? पहले तुम लोग क्यों नहीं बताते? सुबह से तुम लोग कहाँ गायब थे? अक्षय, वो मेरी तबीयत थोड़ी। और देव तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। क्या हुआ अक्षय, तुम इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? अब और एक्टिंग मत करो अंजलि, मुझे पता है तुम लोग मार्केट गए थे। ओह, एनीवेज, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अक्षय। हम लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन तुमने हमें पकड़ लिया। वो डीएसपी पहले ही मुझे सरप्राइज देकर जा चुका है अंजलि, वो भी बहुत बड़ा। क्या हुआ अक्षय, क्या कोई प्रॉब्लम है? अभी वो डीएसपी आया था और हम सबके हेयर सैंपल लेकर गया है। उसने कहा कि उन लड़कों में से किसी की बॉडी पर कुछ बाल मिले हैं। अगर हमारे सैंपल्स उससे मैच हो गए तो मेरा अगला बर्थडे हम सब जेल में मनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अक्षय, मैं कुछ करता हूँ। मुझे नहीं लगता तुझे कुछ करने की जरूरत है। ये सब तेरे कुछ करने के कारण ही हो रहा है। उस दिन हम सब ने तुझे कितना समझाया था कि पुलिस के पास मत जा, लेकिन तूने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब तेरी वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। हम सबकी जान तो वैसे ही खतरे में थी, अब इस मर्डर केस का डर अलग, और अब हम रत्नागिरी छोड़कर भी नहीं जा सकते। अक्षय चल, तू अभी गुस्से में है, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अक्षय शुभम से अपना हाथ छुड़ाता है और फिर गुस्से में अपने रूम की तरफ चला जाता है। अक्षय मेरी बात तो सुन। देव, तू अक्षय की बात का बुरा मत मानना, वो बस अभी गुस्से में है। वो डीएसपी की बात सुनकर अक्षय काफी घबरा गया है। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं कहा शुभम। तुम सब सच में मेरी ही वजह से इन सब प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। मेरी गलतियों की पनिशमेंट तुम सबको मिल रही है। देव, तू किसी की बातों पर ध्यान मत दे। उधर घने जंगल में तहखाने के अंदर वो साया और तंत्रा बात कर रहे थे। वो लोग तो दिन ढलने के बाद हवेली से बाहर ही नहीं निकल रहे। लगता है उस साधु ने उन्हें सावधान कर दिया है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनसे कोई गलती हो। तू हवेली में जा। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अंजलि के सामने नहीं आना है। क्यों? अंजलि मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अगर अंजलि ने तुझे देखा तो हो सकता है उसे अपने पूर्व जन्म की और चीजें याद आ जाएं।
मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अब मैं चलती हूँ, सूरज ढल चुका है। अगले ही पल तंत्रा उस तहखाने से गायब हो जाती है। अभी इसे पता नहीं है अंजलि इसका क्या क्या बिगाड़ सकती है। हवेली में अक्षय अपने कमरे के अंदर था। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। भाई अब तक नाराज है क्या? चलना यार, हम सब तेरे लिए कितना कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर अपने बर्थडे के दिन ही नाराज रहेगा तो कैसे चलेगा? शुभम तू जा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं, चल नीचे, तेरा मूड अच्छा करते हैं। उधर तेरी बात सुनकर देव भी मुंह लटकाए बैठा है। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शुभम मेरी बात मान, जा यहां से, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं थोड़ी देर में शावर लेके आता हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दे। शुभम वहां से चला जाता है। अभी शुभम ने कहा देव भी नीचे मुंह लटकाए बैठा है। वो अभी भी मेरे लिए नहीं, देव की खुशी के लिए यहाँ आया था। आखिर मैंने क्या गलत कहा? देव के कारण ही तो हम इस मुसीबत में फंसे हैं। ना देव पुलिस के पास जाता और ना उन्हें हम पर शक होता। वैसे भी हम सब देव और अंजलि के लिए कितना कुछ सह रहे हैं। अब क्या उसकी गलतियों के कारण जेल भी जाए? नहीं, अब मैं ये सब और नहीं झेल सकता। इतने सब के बाद भी उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अक्षय गुस्से में अपने बेड को जोर से लात मारता है और फिर शॉवर लेने बाथरूम में घुस जाता है। अक्षय शॉवर के नीचे खड़ा नहा ही रहा होता है। देख शुभम, मैं तुझे ऑलरेडी कह चुका हूँ, अब मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा दिमाग सही नहीं है। देख शुभम, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, चला जा और मुझे अकेला छोड़ दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शुभम, ये क्या कोई प्रैंक है? तुम लोगों को ऐसे टाइम पर भी प्रैंक करने की सूझ रही है? अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सच में ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। अक्षय शॉवर के नीचे खड़ा था। अचानक शॉवर से गर्म पानी की जगह ठंडा लाल पानी निकलने लगता है, जैसे किसी ने उसमें रंग मिला दिया हो। मुझे पता है आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए तुम लोग प्रैंक कर रहे हो, जैसे शुभम के बर्थडे पे किया था। अब ये सब बंद करो, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। अक्षय गुस्से में बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी कोई पीछे से उसका गला पकड़ लेता है। ये कोई रंग नहीं, खून है, खून। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? आज तेरा जन्मदिन है ना, बस इतना समझ ले, तुझे तोहफा देने आई हूँ। देव, शुभम, बचाओ मुझे, ये मुझे। समय के साथ तंत्रा की पकड़ और कस रही थी और अक्षय का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। अचानक अक्षय छटपटाना बंद कर देता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। नीचे हॉल में बाकी सब लोग बैठे बात कर रहे थे। यार, सारा प्लान स्पॉइल हो गया। कितना कुछ प्लान किया था हमने, और ये सारी डेकोरेशन ये भी वेस्ट हो गई। शिल्पा, तुम्हें सच में अभी भी पार्टी और डेकोरेशन की पड़ी है? तुम्हें कोई आइडिया भी है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं? अगर वो हेयर सैंपल हम में से किसी का निकला ना तो हम जेल भी जा सकते हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, फिर हम क्यों जेल जाएंगे?
कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो। तुम सब इस प्रॉब्लम में मेरी वजह से फंसे हो। मैं किसी भी तरह तुम्हें इससे बाहर निकाल लूंगा। लेकिन मुझे अक्षय के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज बेचारे का बर्थडे है और वो अकेला अपने रूम में परेशान बैठा है। शुभम, तू उसे बुलाने गया था ना? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो शावर लेकर नीचे आ जाएगा, लेकिन काफी देर हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लगता है वो अब तक मुझसे नाराज है। चलो उसे बुला कर लाते हैं। मैं उसको सॉरी भी बोल दूंगा। देव, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी अगर तुम पुलिस के पास नहीं भी जाते तो भी उन्हें किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चल ही जाता। बात गलती की नहीं है अंजलि। मैं नहीं चाहता कि अक्षय अपने बर्थडे के दिन ऐसे अकेला रहे। देव और अक्षय शुभम के रूम की तरफ जाते हैं। अक्षय, दरवाजा खोल। भाई, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई। हमें पुलिस से दूर ही रहना चाहिए था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, किसी भी तरह तुम सबको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लूंगा। अक्षय, कुछ बोलना यार। इतना भी क्या नाराज है कि बात ही नहीं कर रहा? शुभम, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अक्षय कितना भी नाराज हो, ऐसा कभी नहीं करता। अक्षय, तू ठीक है ना? अगर तुझे बाहर नहीं आना तो कोई बात नहीं, बस एक बार बता दे तू ठीक है। अक्षय कुछ नहीं कहता। अंदर से कोई आवाज न आने पर देव का चेहरा सीरियस हो जाता है। अक्षय! शुभम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। ये क्या? अक्षय तो यहां नहीं है। क्या हुआ देव? ये आवाज कैसी थी? शुभम, तू बाथरूम में चेक कर। अक्षय, तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? देव, जल्दी अंदर आ। अक्षय बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ है। देव और अंजलि फौरन बाथरूम में जाते हैं। देव, अक्षय को उठाने में मदद कर। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पता नहीं इसे क्या हो गया। देव और शुभम अक्षय को उठाते हैं और पैलेस से बाहर ले जाकर कार में लेटा देते हैं। शुभम, जल्दी बैठ। पता नहीं अक्षय ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। देव और अक्षय बिना टाइम वेस्ट किए कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। देव, हॉस्पिटल पहुंचकर हमें कॉल करना। हाँ। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल अंकुल कार में पुलिस स्टेशन के मेन गेट से बाहर निकलते हैं। सर, रात होने वाली है। अब सीधे आपको घर छोड़ना है ना? अंकुल, तुम अपने घर ले चलो। क्यों सर? तुम अपने घर में उतर जाओ। मुझे फॉरेंसिक लैब में इन तीनों के हेयर सैंपल डिपॉजिट करने जाना है। सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपको फॉरेंसिक लैब का रास्ता भी नहीं पता। ये तो तुमने सही कहा अंकुल। मैंने लैब का रास्ता तो नहीं देखा, लेकिन मुझे जीपीएस चलाना तो आता ही है। तुम घर जाओ। अगले महीने तुम्हारा पीएससी मेंस है। तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। फॉरेंसिक लैब में अकेले ही चला जाऊंगा। थैंक यू सर। डीएसपी मौर्य कांस्टेबल को घर छोड़कर अकेले ही फॉरेंसिक लैब चला जाता है। हाईवे पर जो 5 डेड बॉडीज मिली थी, उनसे कुछ ट्रेसेस मिले? नहीं सर, बस एक बॉडी से किसी आदमी के हेयर ट्रेसेस मिले थे, जिसके बारे में हम पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं। उसके अलावा बॉडी पर और कुछ नहीं मिला है। ठीक है, ये कुछ हेयर सैंपल्स हैं। मैं चाहता हूं आप इनके डीएनए को उससे मैच करके देखें। सर, आप सैंपल डिपॉजिट करवा दीजिए। हम रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। डीएसपी मौर्य लैब में सैंपल्स जमा कराकर वहां से बाहर निकल जाता है। देव और शुभम अब तक अक्षय को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। घबराने की कोई बात नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इसलिए चक्कर आ गया। अब ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर,
ऐसे अचानक ब्लड प्रेशर लो कैसे हो गया? लगता है जैसे दम घुटने के कारण ऐसा हुआ। क्या ये किसी बंद कमरे में थे जब इन्हें चक्कर आया? हाँ, बाथरूम में। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अक्सर क्लॉस्ट्रोफोबिया के केसेस में ऐसा होता है। क्या? क्लास्ट्रोफोबिया? ये क्या होता है? बहुत लोगों को बंद जगहों से डर लगता है। कोई ऐसी जगह जो सक्रिय हो या वहां रोशनी कम हो तो ऐसा होता है। घुटन के कारण चक्कर आ जाता है। आप लोग चाहे तो अंदर जा सकते हैं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। थैंक यू डॉक्टर। देव, ये डॉक्टर क्या कह रहा है? हम अक्षय को सालों से जानते हैं। आज से पहले तो उसने कभी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा ना, अक्षय को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर उसी से पूछ लेंगे आखिर बात क्या है। पैलेस में अंजलि परेशान हो रही थी। शिल्पा और निखिल भी उसके साथ अक्षय के रूम में ही बैठे हुए थे। यार, आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पहले वो डीएसपी, फिर देव और अक्षय की लड़ाई, और फिर अब अक्षय का ऐसे बेहोश हो जाना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। क्या देव ने कॉल किया? अक्षय को अब तक होश आया या नहीं? चिंता मत करो, अक्षय बिल्कुल ठीक होगा। उसे बस चक्कर आ गया है। अचानक देव की कार पैलेस के मेन गेट से अंदर आकर रुकती है। देव, शुभम और अक्षय कार से बाहर निकलते हैं और पैलेस के अंदर आते हैं। कार की आवाज सुनकर अंजलि, निखिल और शिल्पा भी नीचे आ जाते हैं। अक्षय, तुम ठीक हो ना? अचानक तुम बेहोश कैसे हो गए? यही बात तो हम इससे हॉस्पिटल से पूछते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहा। भाई, अब तो हम घर वापस आ गए। अब तो बता, तू अचानक बेहोश कैसे हो गया? जब से होश आया है तेरे चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। कहीं तुझे सच में वो क्लेरोफोबिया तो नहीं है? क्लैस्ट्रोफोबिया। हाँ यार, जो भी हो। बता अक्षय, क्या प्रॉब्लम है? मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी कोई मेरे रूम का दरवाजा पीटने लगा। पहले मुझे लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन फिर अचानक शावर से पानी की जगह खून आने लगा। और क्या अक्षय? बताओ, उसके बाद क्या हुआ? फिर किसी ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पाया, और दम घुटने के कारण वही बेहोश होकर गिर गया। वो कौन था अक्षय, जिसने तुम्हारा गला पकड़ लिया था? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया। कहीं ये वही साया तो नहीं जिसके बारे में उस अघोरी ने हमें बताया था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी आवाज किसी लड़की की थी, जैसे कोई 17-18 साल की लड़की हो। बहुत डरावनी आवाज थी। अक्षय, तुझे अच्छे से याद है ऐसा ही हुआ था? कहीं तुझे कोई वहम तो नहीं हुआ? हो सकता है डॉक्टर ने जो बताया वो सच हो। तू चक्कर खाकर गिर गया हो और नींद में तूने ये सपना देखा हो। नहीं, मुझे पूरी तरह याद है, मैंने कोई सपना नहीं देखा। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तू थोड़ी देर आराम कर ले। तंत्रा पैलेस के बाहर ही खड़ी थी। अचानक हवा का एक झोंका चलता है और तंत्रा वहां से गायब हो जाती है। रात के 11 बज रहे थे। डीएसपी मौर्य फॉरेंसिक लैब में सैंपल डिपॉजिट करके वापस आ रहा था। आई कांट बिलीव आज भी लोग इतने ज्यादा अंधविश्वासी हो सकते हैं। शाम के बाद कोई उस जंगल में नहीं जाता
और किसी को भी इसका कारण नहीं पता। पद्मा को ये सब बताऊंगा तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी। एक औरत अचानक कार के सामने आ जाती है। अम्मा, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इतनी रात अकेले इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? औरत कोई जवाब नहीं देती और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस डीएसपी मौर्य को देखती रहती है। अब कुछ बोलोगी अम्मा? बेटा, मैं तो यहीं थोड़ी दूर रहती हूँ, लेकिन तू यहाँ का नहीं लगता। इतनी रात तू अकेले कहाँ जा रहा है? डीएसपी मौर्य अभी अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, इसलिए वो औरत उसे कोई आम इंसान समझ रही थी। औरत की बात सुनकर डीएसपी मौर्य मुस्कुरा देता है। सही पहचाना माँ जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मुंबई से रत्नागिरी घूमने आया हूँ, बस वापस अपने होटल ही जा रहा हूँ। इतनी रात अकेले घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? यहाँ कौन सा कोई चोर डाकू रहते हैं? चोर डाकू तो नहीं रहते, लेकिन यहाँ उनसे भी खतरनाक चीजें हैं। तुम्हें सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? कुछ लोग कह रहे थे कि शाम को जंगल नहीं जाना चाहिए। तुम आत्मा में विश्वास करते हो? क्या? आत्मा? नहीं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ लोग शाम के बाद जंगल में जाने से क्यों डरते हैं? इस जंगल में एक नहीं कई आत्माएं रहती हैं, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो शाम के बाद ऐसे अकेले मत घूमा करो। क्यों? क्या तुमने देखी है उस जंगल में कोई आत्मा? हाँ अंकुल, इतनी रात कैसे कॉल किया? क्या बात है? सर, आप घर पहुंच गए? नहीं, बस लैब में सैंपल डिपॉजिट करके जा ही रहा हूँ। रास्ते में एक औरत मिल गई थी, उससे कुछ बातें कर रहा था। सर, मुझे पता है आप गांव वालों की बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मेरी बात मानिए, आप घर जाएं, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है, तुम आराम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं बस जा ही रहा हूँ। हाँ माँ, बताओ। जैसे ही डीएसपी मौर्य फोन रखकर पलट के पीछे देखता है, वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। अम्मा, ओ अम्मा। अजीब बात है, अभी तो वो बूढ़ी औरत यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती है? रात हो गई है, मुझे अब सच में घर चलना चाहिए। डीएसपी मौर्य के जाने के बाद तंत्रा वहीं एक पेड़ के ऊपर से उसकी कार को जाते हुए देख रही थी। अभी उसने मुझे सिर्फ तुझ पर नजर रखने के लिए कहा है, वरना तेरी लाश भी कल यहीं मिलती। डीएसपी वापस कार में बैठ जाता है और वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। उधर पैलेस में अंजलि और देव एक कमरे में बैठे आपस में बात कर रहे थे। अक्षय कहाँ है देव? वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, मैं अभी उसे ही देख कर आ रहा हूँ। शुभम वही उसके साथ है। देव, तुम्हें क्या लगता है, क्या अक्षय जो बोल रहा है वो सच है, या उसे सच में क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण चक्कर आ गया? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा अंजलि। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने जितनी बार अपनों का विश्वास नहीं किया, कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। और वैसे भी हम अक्षय को कई सालों से जानते हैं, पहले कभी तो उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या ये उस साय का काम हो सकता है जिसके बारे में वो साधु हमें बता रहे थे? हो सकता है, लेकिन अक्षय ने बताया था कि उसने किसी औरत की आवाज सुनी थी।
फिर क्या हो सकता है? देव, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर तुम टाइम पे अक्षय के रूम में नहीं जाते तो पता नहीं क्या होता। देव, अंजलि, क्या तुम दोनों यहाँ हो? शुभम, नॉक क्यों कर रहे हो? अंदर आ जाओ। शुभम, तू तो ऊपर अक्षय के साथ था ना? उसे अकेले क्यों छोड़ा? तू उसकी चिंता मत कर, शिल्पा अक्षय के साथ है और वैसे भी अक्षय सो चुका है। बेचारे को बहुत बुरा शॉक लगा है, नींद में भी बड़बड़ा रहा था, किसी औरत से खुद को छोड़ने के लिए कह रहा था। हाँ, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ यार, वो भी उसके बर्थडे के दिन। क्या हुआ वो छोड़, ये बता कि अब हमें क्या करना है? उस साधु ने हमसे बचकर रहने को कहा था और ये भी कहा था कि हम शाम के बाद बाहर ना निकले, लेकिन अब खतरा बहुत बढ़ चुका है। वो औरत, वो जो भी थी, उसने यहाँ आकर अक्षय पर अटैक किया है। हम सब और ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर हम ऐसे ही उस साधु के भरोसे बैठे रहे तो हमारे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। शुभम, तुम ठीक कह रहे हो, सच में खतरा बढ़ गया है, लेकिन हमारे पास बाबा की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? हम अब भी ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें जब तक हम पर कोई और अटैक ना हो और हम में से कोई मर ना जाए? शुभम, मेरी बात समझ। अगर गुरुजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। हमें उनके अगले इंस्ट्रक्शन के लिए रुकना चाहिए। तू ही मान उसकी बात। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। मुझे तो लगता है ये सब उस साधु के बस की बात नहीं है। वो बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। शुभम, सोच समझ कर बात कर। तू भूल गया है, उन्हीं के कारण हम मंदाकिनी को खत्म कर पाए थे। तो मंदाकिनी को खत्म करके भी हमने क्या कर लिया? अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे गले पड़ गई है। तुझे उसके ऑर्डर्स के लिए वेट करना है तो तू शौक से कर। मैं अब और नहीं रुक सकता। वो चाहे जो भी है, मैं खुद उससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। शुभम गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। शुभम, सुनो। देव, तुम स्ट्रेस मत लो। शुभम अभी गुस्से में है, कल हम आराम से उससे बात कर लेंगे। अब तो मुझे भी लगने लगा है अंजलि, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। पहले अक्षय से मेरी लड़ाई हुई और अब शुभम से। देव, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि, तुम जाओ, रात काफी हो चुकी है, अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। गुड नाइट। अंजलि उस रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। अक्षय अपने कमरे में सोया हुआ था, वहीं शिल्पा और शुभम कमरे के एक कोने में बात कर रहे थे। क्या हुआ शुभम, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैं ये सब और हैंडल नहीं कर सकता शिल्पा। हर बार यही होता है। देव की गलती के कारण हमें नई नई मुसीबत में फंसना पड़ता है। हाँ शुभम, बात तो तुम्हारी सही है। आखिर कब तक हम ऐसे छुप कर बैठे रहेंगे? मैं अब और ऐसे नहीं बैठ सकता। मैं तो कल रात ही उस अघोरी से मिलने जाने वाला था, लेकिन देव के कारण नहीं जा पाया। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? कल रात मैं किसी भी तरह उस अघोरी से मिलने जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है वो कोई तरीका जरूर बताएंगे। हाँ, मुझे भी लगता है अब उस साधु के भरोसे ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। शुभम, शिल्पा, तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? भाई, तेरी नींद ना खुल जाए इसीलिए हम लोग इधर बात कर रहे थे। अब तुझे कैसा लग रहा है? बेटर। अब अच्छे से बता भाई, तूने क्या देखा? मैं कुछ देख ही नहीं पाया। मैं शावर ले रहा था तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं देख पाया। बस उसकी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे उसका नाम बताया। क्या नाम था उसका? तंत्रा।
सुबह के 9 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर डोगरा और कुछ कांस्टेबल्स एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। क्यों अंकल, तुम पनवाल हाईवे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में मौर्या सर की मदद कर रहे हो ना? यस सर। तो क्या प्रोग्रेस है केस की? सर ज्यादा लीड्स तो नहीं मिले हैं, बस वही हवेली के लोग हैं। सर ने उनके हेयर सैंपल को डीएनए मैचिंग के लिए दिया है। क्यों, आज फिर सुबह सुबह क्रिकेट पे चर्चा शुरू हो गई? नहीं सर, क्रिकेट पे नहीं, क्राइम पे ही चर्चा हो रही है। आपके पनवाल मर्डर केस के बारे में ही बात कर रहे थे। बड़ा अजीब केस है। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। मारने का तरीका ऐसा है कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा। तो क्या अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई सर? पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है, जो लोग उस दिन पुलिस स्टेशन आए थे विक्टिम्स के बारे में इन्फॉर्म करने, उनका जरूर इससे कोई कनेक्शन है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब मैं उनसे मिलने उस हवेली गया था, तभी मुझे उनका बिहेवियर काफी सस्पिशियस लग रहा था। खासकर वो लड़का, शर्मा जी क्या नाम है उसका? देव। हाँ देव, वो कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। सर आप तो कल ही उस हवेली गए थे, क्या कल उससे मुलाकात नहीं हुई? बाकी चारों से हुई, लेकिन जिसकी तुम बात कर रहे हो उससे नहीं हुई। अंकुल। यस सर। गाड़ी निकालो, आज फिर उस हवेली में चलते हैं। इस देव से भी मिलकर आ ही जाते हैं। जी सर। डीएसपी मौर्य जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार पुलिस स्टेशन से पैलेस के लिए निकल जाती है। पैलेस में देव, अंजलि, शुभम, अक्षय, शिल्पा और निखिल डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम सब लोग मुझसे नाराज हो। शायद मैंने कई गलत डिसीजन लिए हैं, जिनके कारण तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है, मैं हम सबको किसी भी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है देव। मैंने गुस्से में कल तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। असल में उस डीएसपी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। सॉरी भाई। मुझे पता है, ऐसी सिचुएशन में तू क्या, कोई भी डर जाएगा। शुभम, तू भी मुझे। भाई मुझसे सॉरी मत बोल। मुझे भी रियलाइज हो गया है कि कल मैंने तुझसे जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। कम ऑन गाइस, अब ये सॉरी सॉरी खेलना बंद करो। हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोस्तों में ऐसी नोक-झोंक चलती रहती है। लेकिन देव, मेरा अब भी वही मानना है, हमें अब और वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आज ही गुरुजी के पास जाऊंगा और उन्हें इन सब के बारे में बताऊंगा। डीएसपी मौर्य की कार ठीक हवेली के सामने आकर रुकती है। ये तो उसी डीएसपी की कार है। पता नहीं अब क्या करने आया है। तुम चिंता मत करो अक्षय, इसे मैं हैंडल करता हूं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल कार से उतरकर पैलेस के अंदर आते हैं। सर, आप यहां? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ना हो इसीलिए तो पुलिस है। और इसीलिए हम यहां आए हैं। कल जब मैं यहां आया था तब तुम यहां नहीं थे? हाँ, मैं कुछ काम से मार्केट गया था। आपको मुझसे क्या काम है? कल मैं इन तीनों के हेयर सैंपल लेकर गया था डीएनए मैचिंग के लिए। इनके सैंपल तो मैच नहीं हुए, तो सोचा आज तुम्हारे सैंपल भी टेस्ट करवा लूं। डीएसपी की बात सुनकर अंजलि, शुभम और अक्षय के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन देव के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती। यस सर, प्लीज। हम भी चाहते हैं कि आपको जल्दी पता चल जाए कि हमारा इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है, और अगर हम कोई और हेल्प कर पाए तो प्लीज हमें बताएं। अंकल, इनका सैंपल भी कलेक्ट कर लो। कांस्टेबल देव के सिर से एक बाल निकालता है
और एक प्लास्टिक के पैकेट में डाल देता है। तुम सबके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कराने हैं। सबको मेरे साथ फॉरेंसिक लैब चलना होगा। ठीक है सर, हम शाम को आकर अपने फिंगरप्रिंट्स भी दे देंगे। नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम सबको अभी हमारे साथ चलना होगा। सर, बात समझने की कोशिश करें। हमारे दोस्त की तबीयत खराब है। हम अभी आपके साथ नहीं चल सकते। उसे रेस्ट करना है। तुम लोगों ने क्या सब कुछ मजाक समझ रखा है? कल भी बोल रहे थे तबीयत खराब है, बर्थडे है। हम सब तुम लोगों से पोलाइट बिहेव क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमें लाइटली लो। सॉरी सर, कल हमारे दोस्त का बर्थडे था, इसीलिए हमने उससे झूठ कहा था। उसे नहीं पता था कि हम मार्केट गए हुए थे, लेकिन आज सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखिए उसकी रिपोर्ट्स। कल रात ये कई घंटों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। ठीक है, लेकिन शाम तक तुम सब अपने फिंगरप्रिंट्स देकर आ जाना। चलो अंकुल, स्टेशन चलते हैं। डीएसपी और कांस्टेबल पैलेस से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। सर, आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है? कल रात ही तो आपने सैंपल सबमिट किए हैं। मैं बस ये देख रहा था कि जब उन्हें पता चलेगा कि डेड बॉडी पर मिला बाल उन तीनों से मैच नहीं करता और बस उसी एक लड़के का सैंपल मैच करना बचा है, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन सर, उस लड़के ने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हाँ, मुझे भी ये देखकर काफी हैरानी हुई। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी नॉर्मल इंसान घबरा जाता, भले ही उसका इन सबसे कोई लेना देना ना हो। इंस्पेक्टर की बात तो सही थी, ये लड़का बहुत शातिर है। लेकिन जब मैंने उससे सैंपल देने को कहा, तब उसके दोस्तों का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो क्या आपको लगता है उन्होंने ही इन पांचों का मर्डर किया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा ये लोग मर्डर कर सकते हैं, वो भी इतनी बुरी तरह। लेकिन इन्हें जरूर कुछ पता है जो ये हमसे छिपा रहे हैं। चलो वापस स्टेशन चलते हैं। यस सर। और तुम्हें याद है ना आज रात हमें क्या करना है? यस सर, मैं रेडी रहूंगा। डीएसपी के जाने के बाद पैलेस में सब चुपचाप बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? हेयर सैंपल तो मैच नहीं हुआ, लेकिन फिंगरप्रिंट तो जरूर मैच होंगे। हाँ, और अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो पूरा शक हम पर ही जाएगा। फिर क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? गाइस डोंट वरी, मैंने कहा ना, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन देव। अंजलि, मैंने कहा ना, जस्ट ट्रस्ट मी। उस अंधेरे तहखाने में उस साए और तंत्रा की आवाज आ रही थी। तहखाने में इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने जैसा कहा था, मैं उस हवेली में गई थी। देवराज, मेरा मतलब कि देव के दोस्त अक्षय को इतनी बुरी तरह डराया कि अब वो लोग हड़बड़ी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। हमें उनकी गलती का ही इंतजार करना है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा, बारी बारी उन सबको खत्म कर देंगे। क्या तुमने अंजलि को देखा? नहीं, मैं उसे नहीं देख पाई। और वो अफसर जो कुछ दिनों से हवेली आ रहा है, मैंने तुम्हें उस पर भी नजर रखने को कहा था। हाँ, मैं उससे मिली थी जंगल में। उसे लगता है जो भी हो रहा है वो किसी आदमी का काम है। वो जितना बहादुर है उतना ही बेवकूफ भी है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे किसी काम का है। बताओ अब मुझे क्या करना है? मैं जल्द ही तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें अंजलि से बचकर रहना है। तुम बात बात पर मुझे उससे बच के रहने को क्यों कहते हो? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है? तुझे नहीं पता, अगर उसे अपनी शक्तियां याद आ गई
तो वो तेरा कितना नुकसान कर सकती है। Eight. दोपहर हो चुकी थी। सभी लोग पैलेस के डाइनिंग हॉल में एक साथ लंच कर रहे थे। देव, तूने उन साधु से बात करने की कोशिश की? मैं कब से उनके शिष्य को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। किसे? ऋषि को? हाँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता हमें बिना उनसे बात किए उनके आश्रम जाना चाहिए। अगर वो वहां नहीं हुए तो हमारा उतनी दूर जाना वेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी उस डीएसपी ने हमें आज फॉरेंसिक लैब बुलवाया है फिंगरप्रिंट्स के लिए। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। अक्षय, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वहां जाने में? आई एम फाइन अंजलि, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, फिर गुरुजी के पास जाने का प्लान अभी पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन देव, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हो सकता है हम फिर किसी मुसीबत में पड़ जाए। मुझे नहीं लगता अब ये पैलेस भी हमारे लिए सेफ है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है शुभम। अब हम सबको पैलेस में भी खतरा है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? अगर हम लोग अकेले रहेंगे तो हमारे साथ फिर से वैसा ही हो सकता है जैसा बाथरूम में अक्षय के साथ हुआ। इसीलिए अगर तुम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक एक साथ रहना चाहिए। देव, मुझे तेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही। हम लोग तो वैसे भी ज्यादातर साथ ही रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं भी जाएं तो किसी को अपने साथ लेकर जाएं और अपने अपने रूम में सोने के बजाय कुछ दिन हम हॉल में बिस्तर लगा के सो सकते हैं। हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे आजकल अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अगर हम सब एक ही जगह सोएंगे तो एटलीस्ट मैं बिना डरे आराम से सो पाऊंगी। क्या तुम में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम कोई और तरीका सोचेंगे। अरे यार, अगर हमने ऐसा किया और सब हॉल में सो गए तो मैं इन सब से छुपकर जंगल में उस अघोरी के पास कैसे जा पाऊंगा? मुझे कुछ तो करना होगा। क्या हुआ शुभम, तू इतना चुप क्यों है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिना किसी हेजिटेशन के हमें बता सकता है। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे बिना बेड के नीचे नींद नहीं आती। अगर तुम कहो तो मैं शंभू काका को बोलकर हॉल में एक बेड रखवा दूंगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। थोड़ी कोशिश करने से नींद आ जाएगी। ठीक है, मैं शाम को शंभू काका से कह दूंगा कि घर जाने से पहले हॉल में सबके लिए गद्दे लगवा दें। और हाँ, सब लोग शाम को रेडी रहना। उस डीएसपी ने हमें फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए बुलाया है। देव, तू ये बात इतनी कैजुअली कैसे कह सकता है? तुझे पता है ना हमारे फिंगरप्रिंट्स जरूर मैच हो जाएंगे। मैंने कहा ना, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी बस जितना हमसे कहा गया है उसी पे फोकस करो। हम लोग शाम 5 बजे पैलेस से निकलेंगे। ठीक है। लंच करके सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। विधायक आवास में विधायक प्रशांत सिंह और धनंजय सिंह आपस में कुछ बात कर रहे थे। धनंजय सिंह वैसे तो खुद को पार्टी वर्कर कहता था, लेकिन असल में वो प्रशांत सिंह के सारे काले धंधों की देखरेख करता था। धनंजय कई लोगों का मर्डर कर चुका था, लेकिन प्रशांत सिंह के कारण पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई थी।
ज्यादातर तो लोग धनंजय के डर से उसकी कंप्लेंट ही नहीं करते थे, और अगर कोई करता भी तो प्रशांत सिंह अपने पावर और पैसे से केस दबवा देता। बताओ धनंजय, क्या पता चला? भैया जी, अब तक कुछ खास पता नहीं चला है छोटू के बारे में। साला ये लड़का खुद तो मर गया और मेरा जीना भी हराम कर गया। इतना तो मुझे इससे प्यार भी नहीं था जितना इसके कारण परेशान होना पड़ रहा है। तू उस डोगरा से मिलने गया था ना? क्या बताया उसने? भैया, वो डोगरा किसी काम का नहीं है। वो अब तक छोटू के मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। उसने बस मुझे इतना बताया कि जिन लोगों ने छोटू और उसके दोस्तों को मरने से पहले देखा था उन्हें जरूर कुछ पता है, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे। धनंजय, मुझे किसी भी तरह छोटू के कातिल का नाम चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन उन लोगों से सच निकलवाओ। पुलिस को कुछ नियम कायदों में रहकर काम करना पड़ता है, इसीलिए वो उनसे सच नहीं निकलवा पा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए कोई नियम कायदे नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे उस कातिल का नाम ला कर दो। उसे मैं अपने हाथों से मारकर चौराहे पर लटकाऊंगा। जी भैया जी, आप बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। जिसने भी छोटू को मारा है मैं उसे घसीट कर आपके पास ले आऊंगा। चल ठीक है, अब तू जा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। जी भैया जी। धनंजय वहां से उठता है और चलकर विधायक आवास से बाहर आ जाता है। बाहर उसकी कार के पास उसका दोस्त रॉकी उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? प्रशांत भैया ने फिर कोई नया काम दे दिया क्या? हाँ यार, जब से उनके भतीजे का मर्डर हुआ है तब से भैया बहुत परेशान है। मुझे किसी भी तरह उनका ये काम जल्दी खत्म करना होगा। तो तू क्या सोच रहा है? उस रात जब छोटू और उसके दोस्तों का मर्डर हुआ, वो चारों लोग उसी रोड से आ रहे थे। उनमें से किसी एक को उठा लेते हैं, फिर उससे अपने तरीके से सच निकलवाएंगे। ठीक है, समय देखकर उनमें से किसी एक लड़के को उठा लेंगे। फिलहाल हमें एक डिलीवरी लेनी है। चल जल्दी चलते हैं। अरे हाँ, डिलीवरी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। चल चलते हैं। धनंजय और रॉकी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पैलेस में देव अपना फोन हाथ में पकड़े किसी को कॉल कर रहा था। सर, हम यहाँ से फॉरेंसिक लैब के लिए निकल ही रहे हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में लैब पहुंच रहा हूं। मेरे आने का वेट करना। मेरे आने के बाद ही अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करना। मैं नहीं चाहता कुछ भी गलत हो। नो प्रॉब्लम सर, आपको जैसा ठीक लगे। क्या हुआ देव? क्या कहा डीएसपी ने? वो भी फॉरेंसिक लैब आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके सामने ही अपने फिंगरप्रिंट सबमिट करें। शायद उसे हम पर शक है कि हम उसके एब्सेंस में किसी तरह का फ्रॉड ना कर दें। यार, ये डीएसपी तो सच में बहुत शातिर है। इससे बेवकूफ बनाना उस इंस्पेक्टर डोगरा की तरह इजी नहीं होगा। तू उसकी टेंशन मत ले। और बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने सबसे शाम तक रेडी रहने के लिए कहा था। मैं भी आ गई और बाकी के लोग भी बस आ ही रहे हैं। कुछ ही मिनट में अक्षय, निखिल और शिल्पा भी हॉल में आ जाते हैं। चलो चलते हैं। देव, तूने फॉरेंसिक लैब का रास्ता तो देखा है ना? नहीं, कार में नेविगेशन से देख लेंगे। जल्दी चलो, वो डीएसपी भी थोड़ी देर में लैब पहुंच जाएगा। सभी लोग पैलेस से बाहर निकलते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट पैलेस के मेन गेट के पास जाकर गेट खोलता है और कार पैलेस से निकल जाती है। उधर रत्नागिरी से दूर उस साधु के आश्रम में वो साधु और उसका शिष्य ऋषि हवन में बैठे हुए थे। दोनों की आंखें बंद थीं
और वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र खत्म होने के बाद धीरे से दोनों की आंखें खुलती हैं। ऋषि पास ही रखा हुआ अपना बैग उठाता है और उसके अंदर से अपना फोन बाहर निकालता है। गुरुजी, जब हम हवन में बैठे हुए थे तब देव ने हमें फोन किया था। उसने 3 बार कॉल किया था। हमारा फोन साइलेंट पर था, इसीलिए पता नहीं चला। उसे दोबारा फोन करो, जरूर कोई जरूरी बात होगी। तभी उसने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की। जी गुरुजी। पैलेस के लैंडलाइन की घंटी बजती है, लेकिन तब तक देव और बाकी सब पैलेस से जा चुके थे। गुरुजी, वो फोन नहीं उठा रहा है। इधर आओ ऋषि, अब जैसा मैं बताता हूं तुम्हें वैसा ही करना है। कल तुम्हें उनके पास उस हवेली में जाना होगा। शाम के 7 बजे देव की कार पैलेस के मेन गेट से अंदर आती है और उससे देव और बाकी लोग नीचे उतरते हैं। यार, ये डीएसपी तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। हाँ, कैसे हम सबके सामने खड़े होकर हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए उसने, जैसे उसे पता हो कि हम लोगों ने ही उन सब का मर्डर किया हो। हाँ, डीएसपी को हम पर शक तो हो गया है, लेकिन हमें उसके सामने कमजोर नहीं दिखना है। अगर हमने उसे अपना डर दिखाया तो उसका शक और स्ट्रांग हो जाएगा। देव, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हमने तो उनमें से किसी को टच नहीं किया था, इसीलिए हमारे फिंगरप्रिंट्स तो मैच नहीं होंगे। लेकिन तुम सब ने तो उनसे लड़ाई की थी। बात करते करते सभी लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं। अरे देखो, शंभू काका ने हॉल में मैट्रेस लगा दिए हैं। डिनर के बाद आज हम सब यहीं सोएंगे। मुझे तो इन्हें देखकर अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब हम अपने मामा के घर जाते थे तो सारे कजिन्स ऐसे ही जमीन पर गद्दे लगाकर एक साथ सोते थे। क्यों? तुम्हारे मामा के घर में भी शाम को आत्माएं आती थी क्या? डीएसपी मौर्य कांस्टेबल अंकुल के साथ फॉरेंसिक लैब से अपने घर की तरफ लौट रहा था। सर, आपको खुद लैब आने की क्या जरूरत थी? ये काम तो आपके बिना भी हो सकता था। ये लड़का देव, आज सुबह जब मैं इससे मिला तभी मुझे पता चल गया था कि ये बहुत चालाक है। हम कोई चांस नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने खुद जाकर अपने सामने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए। अब बस कल तक इंतजार करना है। कल डीएनए और फिंगरप्रिंट्स दोनों के रिपोर्ट्स आ जाएंगे। समझ गया सर। ये मेरे करियर का पहला ऐसा केस है अंकल, जब इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे पास कोई प्रोग्रेस नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगा। अब कहाँ चलना है सर? स्टेशन या घर? तुम पहले अपने घर की तरफ ले लो, तुम्हें ड्रॉप करके मैं चला जाऊंगा। तुम रात 12 बजे तक रेडी रहना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। उसके बाद हम दोनों वहां चलेंगे। याद है ना हमारा आज रात का क्या प्लान है? यस सर, सब कुछ अच्छी तरह से याद है, लेकिन आप एक बार और सोच लीजिए। आप श्योर है ना रात को उस जंगल में जाने के लिए? पैलेस में सभी लोग डिनर करके हॉल में आ चुके थे। हॉल में शंभू काका ने 6 मैट्रेस बिछा दिए थे।
ये वाला मैट्रेस मेरा, मैं यहीं सोऊंगी। तुम सब देख लो तुम्हें कहाँ पर सोना है। शिल्पा उछलकर हॉल में सबसे किनारे रखे मैट्रेस पर बैठ जाती है। शिल्पा, तुम्हें जहाँ सोना है तुम सो सकती हो। अगर तुम चाहो तो हम सब ऊपर भी जा सकते हैं, फिर तुम इतने बड़े हॉल में अकेले सो सकती हो। नो वेज, इससे अच्छा तो मैं अपने रूम में ही सो जाऊं। अगर यहाँ अकेले सोई तब तो वो आत्मा पक्का मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन शिल्पा, ध्यान रखना, तुम सबसे पहले मैट्रेस पर सोना चाहती हो। अगर आज रात भी वो आत्मा आई तो सबसे पहले तुमसे ही मिलेगी। देव की बात सुनकर शिल्पा के चेहरे का सारा एक्साइटमेंट डर में बदल जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देव, तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहाँ नहीं सोने वाली। अब तो मैं सबके बीच में सोऊंगी, वहां मैं पूरी तरह सेफ रहूंगी। शिल्पा अपनी जगह से उठती है और जाकर सबसे बीच में बिछे हुए गद्दे पर बैठ जाती है। लेकिन शिल्पा, अगर वो आत्मा कंफ्यूज हो गई कि लेफ्ट से शुरू करूं या राइट से, और उसने बीच से ही हमें मारना शुरू कर दिया तो? अक्षय की बात सुनकर शिल्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? हम बस मजाक कर रहे हैं शिल्पा। तुम्हें जहां भी सोना है सो जाओ। जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। क्या हुआ शुभम, तू इतना चुप क्यों बैठा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सबने वैसे ही बेचारी शिल्पा को इतना डरा दिया है। अगर मैंने कुछ और कह दिया तो बेचारी रात भर सो नहीं पाएगी। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं बस इन सब के सोने का वेट कर रहा हूं। अगर ये लोग ऐसे ही जागते रहे तो मैं आज भी अघोरी के पास नहीं जा पाऊंगा। क्या हुआ शुभम, कहाँ खो गया? तूने कुछ कहा क्या? मैंने कहा कि पहली बार मैंने तुझे शिल्पा के लिए इतना केयर करते देखा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुभम भले ही सबके साथ मजाक करता है, लेकिन सबकी परवाह भी उतनी ही करता है। कल जब तुम हॉस्पिटल से आकर सोए हुए थे, शुभम पूरे टाइम तुम्हारे पास ही बैठा रहा। तुम लोग बस करो यार, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो। अब सब लोग जल्दी सो जाओ। अगर गुरुजी का कॉल लगा तो हो सकता है कि हमें कल सुबह उनके आश्रम जाना पड़ जाए, इसीलिए अभी जल्दी सो जाओ। हाँ, ये बात तूने ठीक कही। कल हमें गुरुजी के पास जाना है। अब सो जाते हैं। 1 घंटे बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह सोए हुए थे। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा था। लग रहा था जैसे सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। लगता है सब सो चुके हैं। अब मुझे चलना चाहिए। शुभम अपनी जगह से चुपचाप उठता है और दबे पांव जाने लगता है। शुभम, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? धीरे बोल, नहीं तो सब उठ जाएंगे। मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने बताया था ना, मुझे बिना बेड के नीचे जमीन पर नींद नहीं आती। मैं अपने रूम में जा रहा हूं, तू सो जा। लेकिन देव ने हमें अकेले रहने से मना किया है। तू श्योर है तू अपने रूम में अकेले सोना चाहता है? तुझे पता है ना अक्षय के साथ क्या हुआ था? भाई, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं यही सोया रहा तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बी केयरफुल। अगर कुछ भी अनयूजुअल लगे तो फौरन मुझे आवाज देना। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तू आराम से सो जा। शुभम हॉल से उठकर दबे पांव अपने रूम में चला जाता है। उधर डीएसपी मौर्य अपने घर में एक सोफे पर बैठा हुआ था। वो अपनी पॉकेट से अपना फोन बाहर निकालता है और किसी को कॉल करता है। अंकुल, तुम रेडी हो गए? यस सर, मैं रेडी हूँ। अंकुल, अब भी तुम्हारे पास टाइम है।
अगर तुम इतनी रात उस जंगल में ना जाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तुम्हें मुझसे डरकर मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ रहकर मुझे अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। ठीक है, मैं 15 मिनट में तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूंगा। यस सर। आधे घंटे बाद डीएसपी मौर्य कांस्टेबल अंकुल को उसके घर से पिकअप करके जंगल के रास्ते में आगे बढ़ रहा था। अंकुल, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? सर बस मैं और मेरी माँ, हम 2 लोग ही हैं। और पिताजी? सर लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई। कैसे? सर पापा भी यहीं रत्नागिरी थाने में हेड कांस्टेबल थे। एक दिन रात में स्टेशन से घर लौट रहे थे तो किसी को एक औरत की चेन छीनते देखा। उस औरत को बचाने की कोशिश की तो उस चेन स्नैचर ने उन्हें चाकू मार दिया और पापा शहीद हो गए। Your father must have been a great man and great officer too. मुझे पूरा यकीन है तुम अपने पापा का नाम जरूर रोशन करोगे। यस सर। कांस्टेबल अंकुल ड्राइव कर ही रहा था कि डीएसपी मौर्य उसे कार रोकने का इशारा करता है। उस जगह पर पूरी तरह सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। चांद भी बादलों से ढका हुआ था। उस अंधेरी रात में बस डीएसपी की कार की लाइट ही जल रही थी। क्या हुआ सर? हम यहाँ क्यों रुके हैं? कल रात जब मैं वापस आ रहा था तो इसी जगह मुझे एक औरत मिली थी। कह रही थी कि रोज इस जंगल में आत्माएं दिखती हैं। मैं तुमसे फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक वो यहाँ से गायब हो गई। उसने कहा था कि वो यहीं पास में रहती है, लेकिन मुझे तो यहाँ आसपास कोई घर या झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही।